नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इन दोनों परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस पेपर के संभावित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि ये दूसरा सीरीज है। इसके पहले पहला सीरीज अपलोड किया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कि अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी। 4 विकल्प है आपके सामने, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले का यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बोध गया से। अशोक ने अपनी धम्म की यात्रा की शुरुआत जो की थी बोध गया से की थी, और यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किस बौद्ध संगीत के दौरान बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि पूछा जाता है हीनयान और महायान, तो हीनयान और महायान में 2 भागों में विभाजित हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति में, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, लेकिन यहाँ पे स्थाविर एवं महासांघिक पूछा है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही होगा, द्वितीय बौद्ध संगीति में, जो कि वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। और चौथा बौद्ध संगीत जो है आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो दोनों यदि पूछा है हीनयान और महायान में विभाजित जो है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत में हुआ था, और स्थाविर एवं महासांघिक में विभाजित ये द्वितीय बौद्ध संगीति, जो कि वैशाली में आयोजित हुआ था, यहाँ पे हुआ था। तो बी ऑप्शन दूसरे का सही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व की दर क्या थी। तो यहाँ पे आपका ये विकल्प जो है, उपज का आधा भाग। अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व की दर जो थी वह उपज का आधा भाग लिया जाता था। चौथा प्रश्न, किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है। तो ये आपका मिलता है अथर्ववेद में, जो कि सबसे बाद का ये वेद है। कुल 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, फिर है आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नहरों के उपयोग की जानकारी किस वेद में मिलती है। तो ये अथर्ववेद में मिलता है, जो कि ये आपका जादू और टोना से संबंधित वेद है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, और सबसे अंतिम वेद वो है अथर्ववेद। 5वां प्रश्न है, मेवाड़ से युद्ध एवं संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो ये जहांगीर के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, मेवाड़ से युद्ध एवं संधि। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 5वें का। 6ठा प्रश्न देखते हैं कि औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था। तो औरंगजेब के बारे में पूछा गया है, इसने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था। तो नक्शबंदी सिलसिले को इसने अपनाया था। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, पुर्तगाली से। कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध जो था वो पुर्तगालियों से था, ये ऑप्शन सही है। और 8वां प्रश्न है कि जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों की रोजगार छिन्न जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो ये आपका संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में शामिल नहीं है। तो मानव उपभोग के लिए शराब, ये आपका जीएसटी में शामिल नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, रत्न और आभूषण, दवाएं, ये जीएसटी में शामिल हैं। पूछा है कौन सा शामिल नहीं है, तो मानव उपभोग के लिए शराब। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 10वां प्रश्न है कि जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है
और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह होगा, तो ब्याज की दर में कमी होगी। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया कि जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाएगी और पैसे की मांग जो है कम हो जाएगी तो इस स्थिति में ब्याज की दर में कमी आएगी। बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। 11वां प्रश्न है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो कुल सदस्य का 1/12 सदस्य, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1/12 सदस्य कुल सदस्यों का वो राज्य में रह रहे स्नातकों के द्वारा जो है निर्वाचित किए जाते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? तो इनमें आप देखेंगे जो डी विकल्प है कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में, ये आपका सही है, केवल डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला जो दिया गया संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में है, सही है। अध्यादेश, ये आपका राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, और संयुक्त अधिवेशन ये आपका अनुच्छेद 108 में है, और राज्यपाल यहाँ पे दिया गया अनुच्छेद 154, तो ये आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है। राज्यपाल का जो है वो 153 होगा, यहाँ पे ये डी ऑप्शन क्या है, सुमेलित नहीं, अनुच्छेद 153। अगला प्रश्न है आपका स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, यहाँ पे ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस महापुरुष ने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी? वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे, तो हुए थे लाला लाजपत राय, यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है, तभी वह जो है एक राष्ट्रीय दल के रूप में उसे स्वीकार किया जाएगा, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन जो है अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 के बीच में जो है निर्वाचन आयोग का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह कौन से मूल रंग हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो इन्हें प्राइमरी रंग भी कहा जाता है, ये ऑप्शन होगा लाल, हरा और नीला। 19वां प्रश्न है इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया है कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, तो वो है क्षय रोग, जिसे टीबी कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये विषाणु जनित रोग नहीं है, ये जीवाणु जनित रोग है। और अगला जो प्रश्न है आपका सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो ये आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है महिलाओं में उदर के निचले भाग के दोनों ओर कितने अंडाशय स्थित होते हैं? तो एक जोड़ी यानी कि 2 होते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? तो वो करता है शैवाल, यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये सब जो है आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो यह आपका प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रेसस से। ये विकल्प सही है। 25वां प्रश्न है, इनमें से कौन धमनी का कार्य नहीं है? तो धमनी का कार्य नहीं है पूछा है इसमें, रुधिर दबाव के साथ धीरे धीरे बढ़ता है, ये आपका सही नहीं है। बाकी यह रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाता है। कौन? धमनी, बिल्कुल सही है। यह लाल रंग की होती है, ये भी सही है। इनमें इनकी दीवारें मोटी तथा पेशीय होती हैं, ये भी आपका सही है। पूछा है कौन सा कार्य नहीं है धमनी का, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो मोती ये आपका कीटों द्वारा प्राप्त नहीं होता है। रेशम हो गया, शहद हो गया, लाख हो गया, ये कीटों से प्राप्त होते हैं, जबकि मोती जो है ये आपको पता होगा सीप से प्राप्त होता है। ग्रैफीन होता है, तो ग्रैफीन ये आपका कार्बन का ये नैनो प्रतिरूप है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 28वां प्रश्न है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो प्रोटीन होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग जो है वो प्रोटीन होता है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है? बायोस्फीयर रिजर्व होता है, या वन्यजीव अभयारण्य, या नेशनल पार्क, या फिर जैविक उद्यान? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा होता है वो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ये ऑप्शन सही है यहाँ। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान या मरुस्थल कौन सा है? तो वह आपका अटाकामा मरुस्थल होगा, जो कि चिली में है। ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल या रेगिस्तान है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये आपका लिम्पोपो नदी है, जो कि मकर रेखा को ये 2 बार काटती है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो था तक्षशिला। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौर्य काल में पूछा गया है, शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो तक्षशिला था। किसके सुझाव पर बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ था? तो जॉन शोर के सुझाव पर जो है गोल घर का निर्माण किया गया था। कहाँ पे? तो पटना में, बिहार के पटना में गोल घर का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा जो दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई थी वह कन्नूर में बनाया गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी? अगला क्वेश्चन है यह। तो सूरत की संधि जो है अंग्रेज़ों और रघुनाथ राव के बीच हुई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है ये। 36वां प्रश्न देखते हैं कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई। उपर्युक्त कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन है विलियम बेंटिक का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। लॉर्ड विलियम बेंटिक का ये कथन है कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि जो है सफ़ेद हो गई है। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो महालवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय हाल्ट मैकेंजी को जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। 38वां प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक जो लिखा गया है वो ज्योतिबा फुले के द्वारा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी? तो ये टिप्पणी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, या उन्हीं का कथन है, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। 40वां प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय किस वर्ष हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे? तो यह 1928 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
किसने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था यह उत्तर दिनांकित चेक है या पोस्ट डेटेड चेक है। अगला प्रश्न आपका कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी क्या है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी परिक्रमण गति होती है पृथ्वी की, ये सही है। पृथ्वी की घूर्णन गति नहीं होती है, इसके कारण जो है दिन और रात जो है होता है। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री झुका होना, इसके कारण जो है मौसम परिवर्तन होता है। तो डी ऑप्शन सही होगा, ए एवं सी दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका, कृष्ण राज सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कावेरी नदी पे, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? पहला है जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, दूसरा है मनुष्यों द्वारा कोयले का जलाना, तीसरा है वनस्पति की मृत्यु। तो किनके द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ाया जाता है? तो ऑप्शन जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड से सेलेक्ट करना है। तो पहला इसमें सही है कि जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन के कारण जो है मृदा में नाइट्रोजन बढ़ता है, और वनस्पति की मृत्यु के कारण। दूसरा इसमें गलत है, तो 1 और 3 यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 45वां प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया गया है पंजाब सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब, इनमें सबसे कम आबादी वाला जो राज्य है वो पंजाब है। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य यदि भारत में आप देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार तो उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंजाब का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो उत्तर से दक्षिण यदि आप व्यवस्थित करते हैं तो इसमें जो सही क्रम पूछा गया है, सबसे उत्तर में हो जाएगा दक्षिण अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दक्षिण से उत्तर पूछा है तो सबसे पहले ग्रेट निकोबार होगा, फिर कार निकोबार, फिर लिटिल अंडमान, फिर दक्षिण अंडमान। लेकिन यहाँ पे उत्तर से दक्षिण पूछा है तो ये विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच में स्थित है? तो वह है आपका काकेशस पर्वत, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। यह पर्वत आपका कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में स्थित है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो वो है पोटेशियम, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबों के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो तांबे के सिक्के जो जारी किए गए थे सर्वाधिक, वह कुषाणों के द्वारा जारी किया गया था, कुषाण शासकों के द्वारा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल कड़फिसेस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबों के सिक्के को किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने, डी विकल्प सही है। अंतिम प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है? तो नाभिकीय बल है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार आपका यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल के रूप में जाना जाता है या माना जाता है? तो वह नाभिकीय बल, ये विकल्प आपका सही है यहाँ पे। तो दोस्तों ये था आपका जीएस के संभावित क्वेश्चन जो कि
RO एग्ज़ाम, जिसका भी नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगा। साथ में BEO यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी, इन दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा RO में टोटल 140 क्वेश्चन GS में पूछे जाते हैं और खंड शिक्षा अधिकारी में 120 क्वेश्चन GS से पूछे जाते हैं। तो ये दोनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।